हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई ऑफ लॉ। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी। इससे पहले मैंने ज्यूरिस्प्रूडेंस की भी सीरीज को कवर किया है एंड टॉट की भी काफ़ी सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उनको प्लीज़ चेक करिए, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है स्पेशल टॉट का एक टॉपिक न्यूसेंस का, जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन of nuisance, meaning and definition, nuisance in a legal term, essential elements of nuisance, kind of nuisance, remedies for nuisance, defenses to an action for nuisance and conclusion, ये सब चीजें कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूसेंस देखते हैं। एज पर द लॉ अ पर्सन इज पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी इज एंटाइटल टू इट्स अनडिस्टर्ब्ड इंजॉयमेंट। सीधी सी बात है, एक बंदा है वो एक प्रॉपर्टी के पोजेशन में है, तो उसको क्या दिया हुआ है, अधिकार दिया हुआ है उस प्रॉपर्टी का अनडिस्टर्ब्ड इंजॉयमेंट का। आप रेंटेड अपार्टमेंट में हो, इवन आपके ओनर को भी अधिकार नहीं है कि वो बार बार आकर आपके घर में आपको डिस्टर्ब करे, जब तक आप उसके लिए टेनेंट हो। But if someone else, by improper use or enjoyment of his property, creates unlawful interference with his enjoyment or use of that property, or of some of the right over it, or in connection with it, we can say that the tort of nuisance has occurred. अगर कोई दूसरा बंदा अपने किसी इम्प्रॉपर यूज से उसकी प्रॉपर्टी में इंटरफेयर करता है या उसकी प्रॉपर्टी को खुद यूज करने लग जाता है अपने इंजॉयमेंट के लिए, तो वो क्या करता है, जो ओनर है उसकी जो इंजॉयमेंट है उसमें इंटरफेरेंस करता है। तो हम क्या कहेंगे, टॉर्ट ऑफ न्यूसेंस हैज अकर्ड। न्यूसेंस इज अ वर्ड दैट एवरीबडी अंडरस्टैंड and we can say that nuisance in common means nothing more than inconvenience to people or the another। हम क्या कहते हैं, न्यूसेंस मतलब इनकन्वीनियंस है भाई सामने वाले के लिए। the law recognize the minor inconvenience should be endured as they are inevitable। लॉ कहता है कि जो माइनर न्यूसेंस है उसको हमें इग्नोर कर देना चाहिए, जो बियरेबल है, जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, इफ यू बिल्ड अ हाउस अलोंग अ हाईवे, कार्स विल ऑलवेज पास विद देयर हॉर्न्स हूटिंग। अगर आपने हाईवे पे अपना घर बना लिया तो कार्स आएंगी जाएंगी और हॉर्न्स भी बनाई बजाएंगी, तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसको हम किसी तरीके से भी बंद नहीं करवा सकते। इफ इंटरफेरेंस इज डायरेक्ट द रॉन्ग इज ट्रेसपास, इफ इट इज कॉन्सिक्वेंटियल इट अमाउंट्स टू न्यूसेंस। अगर जो ये इंटरफेरेंस है वो डायरेक्ट है तो वो ट्रेसपास है, खुद ही घुस गया बंदा तो ट्रेसपास कर दिया। अगर किसी कोई चीज जा रही है उसके घर में तो वो न्यूसेंस है। एग्जाम्पल क्या है, प्लांटिंग अ ट्री ऑन अनदर्स लैंड इज ट्रेसपास। किसी और की जमीन पे जाके प्लांट कर दो ट्री को, वो ट्रेसपास है। लेकिन आपने अपनी जमीन के अंदर अगर कोई प्लांट लगाया है, कोई ट्री लगाया है, वो बड़ा होकर उसकी ब्रांचेस वगैरह दूसरे के प्लॉट में जा रही हैं, तो वो न्यूसेंस क्रिएट करना होगा। अब हम मीनिंग एंड डेफिनेशंस देख लेते हैं। द वर्ड न्यूसेंस इज डेराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड न्यूसर विच मीन्स टू एनॉय और हर्ट। न्यूसेंस जो है फ्रेंच वर्ड न्यूसर से लिया गया है, जिसका मतलब है एनॉय या फिर हर्ट। इट इज एन अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद अ पर्सन्स यूज और इंजॉयमेंट ऑफ लैंड। अनलॉफुल इंटरफेरेंस है किसी दूसरे की enjoyment of land में। According to Birmingham, nuisance is an unlawful interference with a person's use and enjoyment of land or of some right over or in connection with it. Hence, it is an injury or inconvenience faced by a person in the use of his property because of another person who unreasonably uses his property in a way which negatively affect the former। ठीक है, इसके बाद according to Solomon, the wrong of nuisance consists in causing or allowing without lawful justification the escape of any deleterious thing from his land or from elsewhere into a land in possession of the plaintiff। Example, water, smoke, gas, noise, heat, vibration, electricity, disease, germs, animals। ये जो दोनों definitions हैं ये आपको as it is याद करनी है। अब हम देख लेते हैं न्यूसेंस इन लीगल टर्म्स। जो न्यूसेंस का जो लीगल टर्म में मीनिंग है ना, वो रिस्ट्रिक्टेड है या रिस्ट्रिक्टिव है ऑर्डिनरी सेंस से। कैसे, ऑर्डिनरी सेंस में न्यूसेंस आप किसी भी चीज को कह सकते हो, मगर लीगली वो चीज न्यूसेंस है या नहीं है वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाता है। किस तरीके से, जैसे कि आपको एग्जांपल बताया था कि अगर हाईवे पे घर बना लिया है तो बाहर आने वाले जो हॉर्न बजाएंगे उनको हम मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उनका भी अधिकार है उस रोड को यूज करने का।
तो हम उनको नहीं मना कर सकते हैं। इसीलिए लिखा हुआ द लॉ ऑलवेज ट्राइज टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट इन द सोसाइटी। दो लोगों के बीच में जो है बैलेंस बनाने का काम ही करता है लॉ हमेशा। सो वी कैन डिफाइन द टॉर्ट ऑफ न्यूसेंस एज एन एक्ट which gives rise to unlawful, unwarranted, or unreasonable annoyance or discomfort to the plaintiff, and which result in damage to the property of the plaintiff or interfere with his use and enjoyment of his land. अब हम देखते हैं कि एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है न्यूसेंस के टॉर्ट को होने के लिए। एक तो रॉन्गफुल एक्ट होगा डिफेंडेंट से, और दूसरा क्या होगा, डैमेज, लॉस या इनकन्वीनियंस होगा प्लेंटिफ को। ठीक है, अब हम इनकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट आता है रॉन्गफुल एक्ट बाय द डिफेंडेंट। इसका मतलब है कि डिफेंडेंट ने कोई एक रॉन्गफुल एक्ट कर दिया हो, जो वो रॉन्गफुल है वो लीगली रॉन्गफुल होना चाहिए वो एक्ट। ठीक है, फॉर द एक्शन अगेंस्ट न्यूसेंस टू अराइज द फर्स्ट एसेंशियलिटी इज द कंडक्ट ऑफ अ रॉन्गफुल एक्ट done by the defendant. This may include any action which is a prima facie not legal and unreasonable in the eye of a prudent man. जो कहेगा कि वो उसने एक्शन जो किया है, एक प्रूडेंट मैन, कोई एक रीजनेबल बंदा जो है उसको कह रहा है कि नहीं भाई ये जो काम तुमने किया है ये लीगल तो नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। अब इसका एक्सेप्शन क्या है, अब जो प्लेंटिफ है वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव भी हो सकता है, उस केस में उसको कोई भी चीज गलत लग सकती है। बट प्लेंटिफ ने अगर कोई आरोप लगाया कि इसने ये गलत किया है, तो उसको गलत तभी माना जाएगा जब कोई एक रीजनेबल बंदा उसको कह रहा है कि हाँ ये गलत ही है, अदरवाइज उसको गलत नहीं माना जाएगा। डैमेज, लॉस, इनकन्वीनियंस कॉज टू द प्लेंटिफ। जो नेक्स्ट एसेंशियल है वो क्या है कि प्लेंटिफ को कोई डैमेज, लॉस या उसने कोई इनकन्वीनियंस फेस किया हो। ठीक है, एक मैक्सिम है डी मिनिमस नॉन curate lex comes into play and provide that law shall not consider trifles or minimal damage claimed by the plaintiff due to his own sensitivity। भाई वो खुद ही इतना ज्यादा सेंसिटिव है कि वो कह रहा है मुझे इससे भी प्रॉब्लम है, इससे भी प्रॉब्लम है, तो लॉ विल नॉट कवर दैट डैमेजेस। ठीक है, इससे रिलेटेड एक केस है, ये क्या है, उषा बहन वर्सेस भाग्य लक्ष्मी चित्रा मंदिर। इस केस में क्या था, जो प्लेंटिफ था उसको जय संतोषी माँ जो मूवी आई थी उससे प्रॉब्लम थी। उसने कहा कि भाई ये जो है मेरी रिलीजियस फीलिंग को हर्ट कर रही है, तो ये मूवी गलत है। तो केस जज ने बोला कि भाई आप उस मूवी को मत देखो, यू आर फ्री टू नॉट टू वॉच द मूवी अगेन। तो फिर इसका मतलब ये तो है नहीं कि न्यूसेंस क्रिएट हो गया तो आपके वो चीज गलत हो गई है। ऐसा नहीं होगा, आप मत देखो उस मूवी को अगर आपकी फीलिंग्स को वो मूवी हर्ट कर रही है तो। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ न्यूसेंस। काइंड्स ऑफ न्यूसेंस में क्या है, दो तरीके के होते हैं, एक तो प्राइवेट न्यूसेंस होता है, एक पब्लिक न्यूसेंस होता है। अब हम इनकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अब हम देखते हैं प्राइवेट न्यूसेंस क्या होता है। अब ये जो प्राइवेट न्यूसेंस का जो मटेरियल मैंने दिया हुआ है आप इसको खुद से पढ़ लेना, इसके अंदर कुछ भी अलग सा नहीं मिलेगा आपको, इसको बस मैं आपको एक सिंपल टर्म्स में समझा देती हूँ कि प्राइवेट न्यूसेंस क्या होता है। वो ये होता है कि किसी भी इंसान के पर्सनल प्रीमिसेस में या पर्सनल उसकी लैंड में दूसरा इंसान अगर इंटरफेरेंस करता है तो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी में न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, वो उसको पूरी तरीके से यूज करने के अधिकार से उसको रोक रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्राइवेट न्यूसेंस, जो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी में इंटरफेरेंस से आ रहा है। ठीक है, इसमें देखने वाली बात क्या है, जो लैंड है उस पे जो है उसका पर्सनल इंटरेस्ट है उस बंदे का जो उसका ओनर है। इसका मतलब वो पब्लिक लैंड नहीं है, अगर वो पब्लिक लैंड होगी तो वो प्राइवेट न्यूसेंस नहीं बनेगा। ठीक है, इसके बाद जो ये इसमें जो है कोर्ट को क्या देखना पड़ता है, उसमें ये देखना पड़ता है कि जो वो डैमेज हुआ है, अगर किसी कोई मटेरियल डैमेज है मतलब कि कोई टूट फूट हुई है, तो क्या वो रीजनेबल कॉज की वजह से हुई है कि प्लेंटिफ ने बोला कि भाई ये तो मेरी दीवार को धक्का दे के गया था और धक्का देने से ये दीवार गिर गई है। तो ये देखा जाएगा क्या धक्का देने से दीवार गिर सकती है, या फिर कोई चीज है उसकी, कोई उसके घर में वो सो नहीं पा रहा है तो वो रोज रोज शोर मचा रहा है, तो ये देखा जाएगा क्या रोज वो उसी टाइम पे शोर मचा रहा है और इतना शोर मचा रहा है कि दूसरे पड़ोसी के घर में आवाज जा रही है जिसकी वजह से ये नहीं सो पा रहा है। तो ये देखेंगे क्या जो ये डैमेज दिखा रहा है या फिर वो जो न्यूसेंस दिखा रहा है क्या वो रीजनेबल है। और दूसरा जो है और जो डिफेंडेंट है वो अनलॉफुल, अनवारंटेड और अनरीजनेबल एक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है डिफेंडेंट। ठीक है, ये दो चीजें चेक करेंगी कोर्ट, उसके बाद प्राइवेट न्यूसेंस को बताएगी।
अब देख लेते हैं एलिमेंट्स विच कंस्टिट्यूट अ प्राइवेट न्यूसेंस। प्राइवेट न्यूसेंस को कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं जन्म देते हैं, वो क्या है? वो है कि जो डिफेंडेंट है उसका जो एक्ट है वो अनरीजनेबल हो, अनलॉफुल हो, मतलब जो वो आई ऑफ द लॉ है उसमें वो जस्टिफाइबल नहीं हो, डिफेंडेंट खुद को डिफेंड ना कर पा रहा हो, ठीक है, ऐसा कुछ उसने एक्ट कर दिया। या फिर जो इंटरफेरेंस है वो उस बंदे की प्रॉपर्टी के अंदर है इंटरफेरेंस, या उसके इंजॉयमेंट के अंदर है वो इंटरफेरेंस, ठीक है। और देयर शुड बी सी एबल डैमेज टू द प्रॉपर्टी और विद द इंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ प्राइवेट न्यूसेंस। और प्राइवेट न्यूसेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए ये बता होना जरूरी है कि जो डैमेज है वो दिख रहा हो, ऐसे नहीं कि भाई मुझे मानसिक डैमेज हो गया है, ऐसा कोई डैमेज इसके अंदर नहीं आएगा, वो अलग जगह जाके कंसीडर किया जाएगा। इसका रिलेटेड केस है रोज वर्सेस माइल्स का, ये केस आप खुद से देख लेना। A nuisance may be in respect of either property or physical discomfort। जो न्यूसेंस है या तो वो प्रॉपर्टी के लिए डिस्कम्फर्ट होगा या डैमेज होगा, या फिर फिजिकल डिस्कम्फर्ट में आएगा। प्रॉपर्टी में क्या है? एनी सेंसिबल इंजरी टू द प्रॉपर्टी विल इनफ टू सपोर्ट एन एक्शन फॉर डैमेजेस, ठीक है। कोई भी सेंसिबल इंजरी अगर दिखा देंगे प्रॉपर्टी में तो दैट विल बी इनफ टू सपोर्ट एन एक्शन फॉर द डैमेजेस। फिजिकल डिस्कम्फर्ट क्या है? फिजिकल डिस्कम्फर्ट दो तरीके से होता है, या तो फिर नेचुरल एंड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी जो है उसकी, द यूसेज ऑफ द थर्ड पार्टी शुड बी आउट ऑफ द नेचुरल कोर्स ऑफ एंजॉयमेंट फ्रॉम वन वन पार्टी। जो है वो हद से ज्यादा इंटरफेरेंस है, हद से ज्यादा उसको रोक रहा है किसी चीज को यूज करने से, या फिर इंटरफेयरिंग विद द ऑर्डिनरी कंडक्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। या तो जो कोई एक मानव है, जो इंसान है, उसका जो एक रोज का काम है, जो उसका सामान्य आचरण है, उसके अंदर ही इंटरफेरेंस कर दे रहा है। द डिस्कम्फर्ट शुड बी ऑफ सच अ डिग्री दैट इट वुड इफेक्ट एन इंडिविजुअल इन द लोकेलिटी एंड पीपल वुड नॉट बी एबल टू पुट अप और टॉलरेट विद द इंजॉयमेंट। वो इतना ज्यादा है कि वो सोसाइटी में उसका रहना या फिर किसी चीज को उसको एंजॉय करने को एक तरीके से उसका वो मुश्किल हो गया है। Public nuisance is that which affects the public segment or class of the public by reason that it is indiscriminate in its effect or widespread. A nuisance may become public nuisance either from its source or its final effect or destination. जो न्यूसेंस है वो पब्लिक न्यूसेंस बनेगा, या तो वो शुरू से ही पब्लिक न्यूसेंस होगा, या फिर जब एकदम एंड पे पहुंच जाएगा वो न्यूसेंस तो वो पब्लिकली परेशान करने लग जाएगा लोगों को। अगेन, a nuisance that affect a class or a segment of the society is public nuisance, and whether the number of person affected is sufficient to merit public nuisance is a question of facts depending on the facts and circumstances of each case। और ये जो न्यूसेंस है वो पब्लिक न्यूसेंस है और कितने पर्सन्स को इफेक्ट कर रहा है ये डिपेंड करेगा फैक्ट टू फैक्ट या फिर केसेस टू केसेस। अब मान लो कि कोई एक सोसाइटी है, उसकी लिफ्ट है, अगर कोई एक पर्टिकुलर फ्लोर पे लिफ्ट को रोक दिया तो उस फ्लोर के बंदे, मान लो दो ही फ्लैट थे तो एक बंदा जो है उस फ्लोर का इफेक्ट हो रहा है तो ये प्राइवेट न्यूसेंस में कंसीडर हो जाएगा। बट अगर वो लिफ्ट को रोक के ही बैठ गया, ऊपर नीचे जाने ही नहीं दे रहा उस लिफ्ट को, तो पूरे का पूरा हमारा टावर उससे इफेक्ट हो रहा है, तो ये पब्लिक न्यूसेंस में चेंज हो जाएगा। जो पब्लिक न्यूसेंस है, एग्जांपल ऑफ पब्लिक न्यूसेंस इंक्लूड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ हाईवे और पब्लिक रोड्स, पब्लिक वाटरवेज, नॉइस पोल्यूशन, ऑयल स्पिलेज फ्रॉम द एक्टिविटीज ऑफ मल्टीनेशनल ऑयल कंपनीज। ये सारे क्या है? पब्लिक न्यूसेंस है, ये पब्लिक एंड लार्ज को इफेक्ट करती हैं, ठीक है। और जो ये पब्लिक न्यूसेंस है यूजली ये क्राइम में आता है, ये एक क्रिमिनल लॉ के तहत देखा जाता है पब्लिक न्यूसेंस को। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं प्राइवेट एंड पब्लिक न्यूसेंस में। इसमें क्या होगा ना, ये 4 मार्क में आ जाता है आपका क्वेश्चन। प्राइवेट जो है, इट इज इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट ऑफ अ प्राइवेट पर्सन, इट इज एन इंफ्रिंजमेंट ऑफ पब्लिक राइट। द इंजरी इज कॉज टू द इंडिविजुअल, प्राइवेट न्यूसेंस में इंडिविजुअल को इंजरी होती है, पब्लिक न्यूसेंस में जो है जो इट कॉज इंजरी टू एवरी पर्सन ऑफ द पब्लिक।
सभी को परेशानी हो रही है। जैसे कि मैंने आपको लिफ्ट का एग्जांपल बताया, अगर वो एक फ्लोर पे लिफ्ट के आगे उसने कुछ अड़ा दिया तो वो सिर्फ उस वाले उसके को फ्लैट जो उसमें होगा उसी को प्रॉब्लम होगी। बट अगर उसने लिफ्ट को ही एक फ्लोर पे रोक लिया तो पूरे का पूरा टावर इफेक्ट हो रहा है, तो वो पब्लिक न्यूसेंस में चला जाएगा। हियर प्लेंटिफ मस्ट हैव प्रूव इंटरफेरेंस विद हिज एंजॉयमेंट ऑफ लैंड। उसको प्लेंटिफ को प्रूफ करना पड़ेगा, देखो इंटरफेरेंस हो रहा है मेरे एंजॉयमेंट ऑफ लैंड में। उस जो यहाँ पे फ्लैट जिसको परेशानी हो रही है उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि देखो मैं नहीं नीचे जा पा रहा हूँ, मैं नहीं ऊपर जा पा रहा हूँ। इट इज एक्सनेबल पर से। इस ये तो पब्लिक न्यूसेंस तो दिखते ही एक्सनेबल पर से है। इट इज सिविल रॉन्ग। प्राइवेट क्या है, सिविल रॉन्ग है। और पब्लिक क्या है, क्रिमिनल रॉन्ग है। पब्लिक न्यूसेंस क्रिमिनल रॉन्ग में आ जाता है। अब हम रेमेडीज फॉर न्यूसेंस देख लेते हैं। वो क्या है, अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस और इंजंक्शन। हम इनको एक एक करके एक्सप्लेनेशन देखते हैं इनकी। हमारी फर्स्ट रेमेडी आती है अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस, मतलब कि कोई जो न्यूसेंस हुआ है उसका निवारण कैसे किया जाएगा। दिस रेफर्स टू सेल्फ हेल्प इन ऑर्डर टू स्टॉप न्यूसेंस। ये क्या कहता है, वो कहता है कि भाई सेल्फ हेल्प ले लो किसी भी न्यूसेंस को स्टॉप करने के लिए। जनरली सेल्फ हेल्प इज नॉट अलाउड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। द कोर्ट यूजली फ्रॉन्स एट द रेमेडी ऑफ सेल्फ हेल्प। ठीक है, जनरली जो है सेल्फ हेल्प जो है कोर्ट ऑफ द लॉ अलाउ नहीं करता, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई सेल्फ हेल्प जो है वो सही नहीं है। दिस इज टू अवॉइड chaos इन द सोसाइटी। अगर हर कोई सेल्फ हेल्प लेने लग जाएगा तो वही आई फॉर एन आई वाली बात हो जाएगी। तो इसलिए जो है बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा ये सब चीजें शुरू हो जाएंगी सोसाइटी में। इन माइनर केसेस ऑफ न्यूसेंस सेल्फ हेल्प एज अ रेमेडी may be allowed by law, considering that court cases are usually expressive and may take long to determine। वो कहता है कि जो छोटे मोटे केस हैं उसमें सेल्फ हेल्प ले लो, क्योंकि जो कोर्ट केसेस है वो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा टाइम ले लेते हैं किसी भी चीज का सॉल्यूशन निकालने के लिए। वैसे सेल्फ हेल्प जो है वो कोर्ट अलाउ नहीं करती है। अब हम नेक्स्ट रेमेडी देखते हैं इंजंक्शन। इंजंक्शन में क्या होता है, इंजंक्शन जो होता है एक ऑर्डर होता है जो कोर्ट पास करती है किसके लिए, डिफेंडेंट के लिए, कि या तो तुम कुछ काम मत करो, डिफेंडेंट फ्रॉम डूइंग एन एक्ट ऑफ न्यूसेंस। वो उसको कहती है रिस्ट्रिक्ट कर देती है डिफेंडेंट को, वो काम ना करने के लिए कहती है। एंड डिसकंटिन्यू प्लान्स फॉर थ्रेटन न्यूसेंस, और जो ये न्यूसेंस फैलाने का जो काम है उसको भी डिसकंटिन्यू कर दो। अब जो इंजंक्शन है उसके कई टाइप्स होते हैं, वो टाइप्स क्या है। इंटरिम इंजंक्शन। इंटरिम इंजंक्शन में क्या होता है, जो कोर्ट होती है वो डिफेंडेंट को कहती है कि जो तुमने ये न्यूसेंस किया है, जो तुमने ये हरकत की है, इसके लिए प्लेंटिफ को तुरंत तुरंत कुछ हर्जाना दे दो। इंटरलोक्यूटरी इंजंक्शन, इसके अंदर क्या होता है, वो कोर्ट ये कहता है कि जब तक फाइनल इंजंक्शन नहीं आ जाता तब तक उसको एक कंपनसेशन देते रहो। फाइनल इंजंक्शन में अब क्या होता है, ये होता है प्रोप्राइटरी इंजंक्शन और मैंडेटरी। प्रोप्राइटरी में होता है कि वो कहता है कि प्रोहिबिट वन, जो प्रोहिबिट करता है डिफेंडेंट को कुछ करने से। और मैंडेटरी में क्या होता है, उसको कहता है कि तुम्हें यही करना है। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट डैमेजेस का, वो देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है डैमेजेस का। ये डैमेजेस जो है ये भी रेमेडी है। दिस इज द मॉनेटरी कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और इंजरी ओकेजन्ड टू द प्लेंटिफ बाय रीजन ऑफ द न्यूसेंस। जो न्यूसेंस डिफेंडेंट ने किया है वो मॉनेटरी वैल्यू कंपनसेशन के रूप में प्लेंटिफ को देता है। इसके भी कई टाइप हैं, एग्रावेटेड, नॉमिनल या स्पेशल। नॉमिनल को देखते हैं सबसे पहले। नॉमिनल कोई भी डैमेज, कोई नॉमिनल सा डैमेज हुआ है तो उसके नॉमिनल डैमेजेस पे कर दिए, एक लीनियंट सा अमाउंट। एग्रावेटेड डैमेजेस। एग्रावेटेड डैमेजेस क्या होते हैं, जब कोई न्यूसेंस जो है वो बहुत ही बड़े स्तर का किया जाता है, जैसे बहुत ज्यादा डेफेमेशन कर दिया है किसी की, या फिर किसी को चोट आ गई है उसकी वजह से, ये सब चीजें जो होती हैं तो वो ज्यादा अमाउंट उसमें पे करना पड़ता है, वो एग्रावेटेड डैमेजेस हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस क्या होते हैं, स्पेशल डैमेजेस वो डैमेजेस होते हैं जैसे कि कोई एक एक्सीडेंट हुआ तो उसमें जो वो जो एक्सीडेंट था वो न्यूसेंस के कारण हुआ, तो वो जो डिफेंडेंट है वो प्लेंटिफ की कार को रिपेयर करा के देगा। इस टाइप के डैमेजेस जो है वो स्पेशल डैमेजेस में कवर किए जाते हैं। अब कोई डिफेंडेंट है, उसको अगर सजा देनी है या फिर उसको कंपनसेशन देना है प्लेंटिफ को, तो उसको अपना पॉइंट रखने का मौका भी दिया जाना चाहिए। तो उसके साथ उसको कुछ डिफेंसेस दिए जाते हैं हर चीज में। तो वो डिफेंसेस क्या है, वो ये डिफेंस ले सकता है कि जो मैंने एक्ट किया है वो अनरीजनेबल नहीं है, अनजस्टिफाइबल नहीं है, अनवारंटेड नहीं है या अनलॉफुल नहीं है। ठीक है, या फिर वो ये डिफेंस ले सकता है कि जो मैंने काम किया है उसमें तो प्लेंटिफ ने भी भागीदारी दी थी, उसने कंसेंट दिया था अपना, वोलंटारी नॉन फिट इंजूरी आ गया यहाँ पे। तो
ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि जो डिफेंडेंट ने एक्ट किया था, प्लेंटिफ उससे काफी पहले इफेक्ट हुआ था, अब वो आज जागा है इस चीज को बताने के लिए कि भाई इसने मेरे साथ न्यूसेंस किया था इतने सालों बाद, तो वहां पे उसको स्यू का कोई भी राइट नहीं मिलेगा प्लेंटिफ को। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, इसमें क्या है, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस मतलब प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों की मिली भगत से ही वो न्यूसेंस क्रिएट हुआ था। अब प्लेंटिफ क्यों आया ये बोलने के लिए कि ये सिर्फ अकेले डिफेंडेंट का काम है। एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर, भाई किसी तीसरे बंदे की वजह से न्यूसेंस क्रिएट हुआ था, वो दिख सिर्फ ये रहा है कि डिफेंडेंट की वजह से हुआ था। इनएविटेबल एक्सीडेंट, कुछ ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जिनको होने से रोका नहीं जा सकता है, वो एक्सीडेंट अगर हुआ है, वो उसमें न्यूसेंस क्रिएट हुआ है, तो वो जो है उसमें डिफेंडेंट को डिफेंस मिल जाएगा। एक्ट ऑफ नेसेसिटी, कुछ जरूरी था वो काम करना इसलिए ये काम किया गया, तो उसमें उस डिफेंडेंट को डिफेंस मिल जाएगा। या तो फिर स्टेट्यूटरी अथॉरिटी अथोराइजेशन का डिफेंस उसको मिल सकता है। अब इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। द कंसेप्ट ऑफ न्यूसेंस अराइज कॉमनली इन एवरीवन्स डेज लाइफ, ठीक है। इन फैक्ट द इंडियन कोर्ट्स हैव बोरोड क्वाइट अ लॉट फ्रॉम द इंग्लिश प्रिंसिपल्स एज वेल एज फ्रॉम द डिसीजंस ऑफ द कॉमन लॉ along with creating their own precedent, ठीक है। जो इसमें कोर्ट्स ने जो जजमेंट्स ली है वो इंग्लिश प्रिंसिपल से भी ली गई है और उसके साथ साथ अपने खुद के प्रेसिडेंट से भी सीखा है। दिस हैज हेल्प द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूसेंस इन द फील्ड ऑफ लॉ develop quite extensively and assures the fairness and well-being of all the parties which may be involved, such as in the case of private nuisance, the party which is being affected, as well as in the case of public nuisance where the party at large is being affected। ठीक है, इसके साथ हमारा न्यूसेंस का टॉपिक खत्म होता है। इस टॉपिक में मैंने जितना भी आपको मटेरियल प्रोवाइड किया है न्यूसेंस के लिए 20 मार्क के क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो उसके लिए भी ये सफिशिएंट होगा। इसके साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई आपके पास क्वेरी है या कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।